गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो आज के लेक्चर में हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एज वेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स से। न्यूमेरिकल्स related to Planck's quantum theory। प्लैंक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बार फिर से प्लैंक क्वांटम थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। जो हमारे पास में इसके पोस्टुलेट्स थे वो थे ये। नंबर वन, कि जब भी हमारे पास में कोई बॉडी होती है जो एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है, जो हमारे को किसी भी बॉडी पे अगर हम स्ट्राइक करते हैं एक फिक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को, तो वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी और जो एनर्जी वो एमिट करती है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन जो होता है वो प्रोसेस आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। हालांकि ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, केवल इनको हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। कि जो हमारे द्वारा कोई भी हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी जो आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करती है, वो प्रोसेस आपका कंटिन्यूस ना होकर कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। जो एनर्जी यहाँ पे इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होगी, ठीक है, जिसे हम क्वांटा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वांटा, ठीक है। क्या कहा हमने कि कोई भी ब्लैक बॉडी जब आपकी रेडिएशंस या एनर्जी को इमिट या अब्जॉर्ब कर रही है, वो प्रोसेस आपका डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज एनर्जी जो इमिट और एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। और यही एनर्जी अगर लाइट के फॉर्म में होती है तो उसे हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन, ठीक है। नंबर टू पोस्टुलेट जो हमारे पास था वो ये था कि जो भी आपकी बॉडी एनर्जी को एसोसिएट करती है, ठीक है, जैसे कोई बॉडी हमारे पास में है, इसके साथ में अटैच या एसोसिएट जो एनर्जी है ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, किसी भी रेडिएशन की रेडिएशन क्वांटम ऑफ रेडिएशन के साथ एसोसिएट एनर्जी जो होगी वो एनर्जी इसी की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। किसी भी रेडिएशन की क्वांटम से एसोसिएट एनर्जी जो होगी वो एनर्जी ऑलवेज उसी की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। हमने कहा था ई इज इक्वल टू, जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्लांक कांस्टेंट। ई इज इक्वल टू एच न्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कहा था कि न्यू क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होता है सी अपॉन लैम्बडा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है आज के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। नंबर थ्री पोस्टुलेट हमने यहाँ पे निकाला था क्या, कि कोई भी बॉडी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट या अब्जॉर्ब करता है वो आपका होता है इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, यानी कि E इज इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है। जो भी एनर्जी कोई बॉडी आपकी एब्जॉर्ब या इमिट कर रही है वो आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी के होल नंबर मल्टीपल की क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। यानी यहाँ पर ये हमेशा n जो होगा, ठीक है, वो आपका एक इंटीजर रहेगा जो ऑलवेज कितना होगा, होल नंबर रेशियो में होगा, यानी कभी भी आपका फ्रैक्शंस में नहीं होता, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू होगा, ठीक है। ये टोटल थ्री पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे प्लैंक क्वांटम थ्योरीज में, ठीक है। दैट इज कि emission and absorption of energy by an body is always a discontinuous process। और जो एनर्जी इमिट या रेडिएशन की जो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब की जाती है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसे हम क्वांटा कह रहे हैं, ठीक है। जो एनर्जी आपके एसोसिएट होती है रेडिएशन की इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। जो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, दैट इज 6.62 × 10⁻⁴
-34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की, एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट है आपका। ठीक है, और तीसरा मैं बताया था आपको कि इसका जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी आपकी अब्जॉर्ब या इमिट होती है बाय द बॉडी, वो आपकी होती है इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम की। ठीक है, तो ये हमारे पास में टोटल 3 पोस्टुलेट्स आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने इनको रिवाइज कर लिया है। हमने पता कर लिया है कि हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो यूज होने वाले हैं आज के कुछ न्यूमेरिकल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। हमारे पास में फर्स्ट न्यूमेरिकल जो रहेगा वो है आपका ये, कैलकुलेट energy of a photon of radiation having frequency 3 into 10 to power 15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक रेडिएशंस है, ठीक है, जो किस फॉर्म में है, लाइट के फॉर्म में। इसका मतलब फोटोन हुआ वहां पे। मैंने कहा था ना कि जब भी कोई रेडिएशन किसी बॉडी पे स्ट्राइक की जाती है, उस बॉडी द्वारा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ लाइट, तो उसे हम क्या करेंगे, फोटोन। ठीक है, तो उसकी हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें क्या गिवन है वहां पे, फ्रिक्वेंसी गिवन है उसकी। ओके, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, आंसर जो हमारा रहेगा E इज इक्वल टू एच न्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में E हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी को, H प्लांक कांस्टेंट होता है, हमें इसकी वैल्यू फिक्स पता होती है, कितनी होगी हमारे पास 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, कितनी होगी 3 इंटू 10 टू पावर 15। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। काफी आसान क्वेश्चन से हमने इसको स्टार्ट किया अभी। ठीक है, देखिए 1534 कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, 15 और 4 19 बचेगा हमारे पास 10 टू पावर 19, किसमें, माइनस में। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास कितना होगा, 3 इंटू 6 18.1 कैरी हो गया हमारे पास, 18 और 19 19.86 इंटू 10 टू पावर -19 हमारे पास में क्या हो जाएगी, एनर्जी कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन से हमने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हो गया, चलिए काफी आसान क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, केवल डायरेक्ट हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हमें एनर्जी सीधे सीधे फॉर्म में से निकाल लेनी होती है। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन, कैलकुलेट एंड कंपेयर एनर्जी ऑफ 2 radiations having frequency 1 of them is 800 nanometer and other one is 400 नैनोमीटर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास में 2 रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज 800 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर। टोटल हमारे पास में 2 रेडिएशंस हैं जिनकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 400 नैनोमीटर गिवन है, एज वेल 800 नैनोमीटर गिवन है। अब हमें इनकी एनर्जी कैलकुलेट करना है और इनको कंपेयर करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ द रेडिएशंस। दोनों रेडिएशंस के बीच रिलेशन क्या होगा, दोनों रेडिएशंस की एनर्जीज का रिलेशन क्या होगा। ओके, हमें कैलकुलेट करना है दोनों की एनर्जी को, एज वेल दोनों की एनर्जी को हमें यहाँ पे कंपेयर भी करना है कि दोनों की एनर्जी में क्या कंपेरिजन हमारे पास में आएगा जब इनके रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 800 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे, आपको गिवन वेवलेंथ है, क्या गिवन आपको, वेवलेंथ। ठीक है,
दोनों रेडिएशंस की वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है, 800 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर, तो हमें इनकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इस बार देखो क्वेश्चन में आपके पास वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली नहीं सोल्व कर सकते। हमको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। वी नो दैट कि हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन नहीं है, क्या गिवन है, हमें वेवलेंथ गिवन है। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे E इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, C अपॉन लैम्बडा। ठीक है, वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं हमारे वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले रेडिएशन नंबर 1 की, तो कहेंगे E1। क्या कहेंगे उसे, E1 फर्स्ट रेडिएशन जो हमारे पास, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 800 नैनोमीटर गिवन है। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि H की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C कांस्टेंट है, क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड, यानी एक तरह से बोल सकते हैं CO क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो होती है आपकी 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड फिक्स होती है। बात करें लैम्बडा की, लैम्बडा में फर्स्ट एडिशन के लिए कितना गिवन है, 800 नैनोमीटर, तो यहाँ पे हो गया 800 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए सोल्व करें इसको फटाफट से, देखिए क्या होगा। अब सोल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। 10⁻⁹ जाएगा आपका ऊपर, तो चला जाएगा ये 10⁻, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 8 कितना हो गया बच्चों, 17, कितना हो गया, 17 हो गया। तो 17 34 में से जाएगा आपका माइनस होगा, तो कितना बचेगा हमारे पास में, 17 ही बच जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻17 डिवाइड बाय 8 कर लीजिए इसको बच्चों। ठीक है, इसको कर लीजिए 8, यहाँ से 00 जो आपका वो उठा दीजिए, जैसे आप, चलो छोड़िए इसको, यहाँ पे इतना रख लीजिए अभी। 6.62 इंटू 10⁻17 डिवाइड बाई 800 कर लिया अपन ने। अब इसको जो पावर है यहाँ पे, यह आपका माइनस में -17 आपके पास बच रहा है। ये जो आपका यहाँ पे है 2, इसको यहाँ से क्या करेंगे, 2 0 को हटाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे माइनस का 19। ठीक है, समझ गए ना भाई। इसको लिख सकते हैं अपन 18 10⁻2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में 10⁻⁻19। तो सोल्व करें फटाफट से, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ओके, यहाँ पे 3 भी पेंडिंग है अभी आपका, 3 इंटू 6.62 आएगा हमारे पास में। तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.62 से, तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, E1 इज इक्वल टू 19.3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 इंटू 6 कितना हो गया, 18, कैरी 1, 316 19.86 डिवाइड बाय 8 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 16, 2.48 इंटू 10⁻⁻19 हमारे पास में आंसर आ गया। दैट इज द वैल्यू ऑफ E1 इफ वी हैव 800 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रेडिएशन की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर ली है, जब इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, HC अपॉन लैम्बडा। प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास ऑलरेडी है, ये C क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट है जो हमने लिखा यहाँ पे, और लैम्बडा कितना है 800 नैनोमीटर, तो 10⁻, कितना कर दिया हमने यहाँ पे 800 इन 10⁻⁻9 कर दिया। सॉल्व किया तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 2.48 इंटू 10⁻⁻19 हमारे पास में आंसर आ गया है। अब हम निकालेंगे किसके लिए, सेकंड के लिए बच्चों। ठीक है, क्या है हमारे पास में वेवलेंथ 400 नैनोमीटर सेकंड रेडिएशन के लिए, तो E2 निकालेंगे हम यहाँ से। हमें पता है फॉर्मूला क्या लगेगा, वही HC अपॉन लैम्बडा, तो वही 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय, इस बार कितना आपके पास में 400 नैनोमीटर, यानी कि 400 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, सॉल्व करें, ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.62 से, तो हमारे पास आंसर अगेन वही आने वाला है, कितना 19.86 डिवाइड बाय, अब देखिए इसको 400 यहाँ पे गिवन है आपको, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब -9 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, +9, और +2 को ले जाएंगे ऊपर तो -2 हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, 8 और 9 कितना होगा 17, 34 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 17, 2 ऊपर जाके माइनस होगा 19 हो जाएगा, तो 10⁻⁻19 हमारे पास में आ जाएगा, डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास में, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, हमारे पास में आएगा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। देखिए 4 टाइम जा रहा होगा आपका, 4 4 जा 16 और 3 आ रहा है हमारे पास में, तो 4 9 जा 36 हो गया, और ये लगभग लगभग 4.97 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने दोनों रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर ली है, कितनी आ रही है हमारे पास में, E1 आ रहा है 2.48 इंटू 10⁻⁻19, और E2 हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, 4.97 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं थोड़ा सा उसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ, देखिएगा। अब हम इसको कंपेयर भी करेंगे। अभी हमने केवल कैलकुलेट की है दोनों रेडिएशंस की एनर्जी, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो E1 अपॉन E2 दोनों एनर्जी को कंपेयर करेंगे, कितना है हमारे पास, E1 की वैल्यू कितनी निकली 2.48 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय E2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4.97 इंटू 10⁻⁻19। दोनों को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे, तो ये लगभग लगभग आपका 2 टाइम जा रहा है, ये पूरा कैंसिल हो गया यहाँ से आपका। ठीक है, ये कितना जा रहा है 2 टाइम्स, इसका मतलब ये 1 एंड ये 2, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया। देख लीजिए ये लगभग लगभग आपका 2.5 हो गया, और ये लगभग आपका 5 हो गया, तो 1/2 जा रहा है आपका। ठीक है, तो E1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 1, और E2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो यहाँ पे अब दोनों को कंपेयर करें तो क्या देख पा रहे हैं कि E1 जो है वो आपका जस्ट डबल है, ठीक है, किससे, सॉरी, E2 जो है वो आपका जस्ट डबल है किससे, E1 से। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि E1 की वैल्यू जो है वो ऑलवेज आपकी क्या है, सॉरी E2 की जो वैल्यू है वो ऑलवेज कितनी है, जस्ट डबल ऑफ E1 है। ठीक है, कि E1 को डबल कर दीजिए, यानी कि 1 को आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 के इक्वल कितना आ जाएगा 2, यानी ऑलवेज E2 इज इक्वल टू 2 इंटू E1 हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज द आंसर, E2 इज इक्वल टू 2 E1 हमारे पास में आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में हमारे पास में वेवलेंथ गिवन है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी अगर गिवन होती तो हम डायरेक्टली E इज इक्वल टू एच से सॉल्व कर लेते उसे, बट यहाँ पे आपको वेवलेंथ गिवन है, तो फटाफट से पहले हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला Hc/λ। दोनों एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद में इनको रेशियोज के फॉर्म में लिखेंगे और चेक करेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन किसके कितना मल्टीप्लाई में आपके पास आ रहा है, तो देखेंगे कि E2 इज इक्वल टू 2 E1 हमारे पास में रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए हो गया, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन जो हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वो हमारे पास ये है, इफ 100 watt bulb produce electromagnetic radiation having wavelength 400 नैनोमीटर। ठीक है, हमारे पास एक 100 वोल्ट का बल्ब है जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है आपको, 400 नैनोमीटर। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by bulb per second। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक 100 वोल्ट का बल्ब हमारे पास में है जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जिसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है, हमें 400 नैनोमीटर गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इमिट कर रहा है कौन, बल्ब, पर सेकंड, कि पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो आपका रिलीज हो रहा है या इमिट हो रहा है बाय द बल्ब। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे एनर्जी, फोटॉन्स का नंबर निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे क्या गिवन है, लैम्डा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ गिवन है तो हमें फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा hc/लैम्डा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच कितना हमारे पास बच्चों, 6.62 × 10⁻34। C कितना हमारे पास में, C हमारे पास में है लाइट 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा कितना गिवन है हमारे पास में, लैम्डा हमारे पास में गिवन है 400 नैनोमीटर। चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻⁹ मीटर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो दिस आर द एनर्जी जो हम कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है ना बच्चों, तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए पावर अपॉन एनर्जी। ठीक है, पावर हमें पता है कितना है, 100 वोट हमारे पास में है, एनर्जी हमें यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए हमारे पास में 100 वोल्ट का तो बल्ब है, पावर हमारे पास में उसकी, डिवाइड बाय एनर्जी जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ नोट डाउन करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं फटाफट से एनर्जी को। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻² लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को -9 से कर दीजिए कम, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। ठीक है, अब 8 और 7 जब ऊपर जाएगा आपका, तो देखिए यही सोल्व कर रहा हूँ मैं इसे, 7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। 8 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 15 को जब हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा ऊपर की ओर, देखिएगा E हमारे पास बचेगा 6.62 × 3 × 10⁻34 में से 15 कम कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास में, आपके पास बचेगा 19, कितना बचेगा 19 डिवाइड बाय 4। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 6.62 से, हमारे पास कितना आएगा 19.3 × 2 6, 3 × 6 18, 19.86 डिवाइड बाय 4 × 10⁻⁻19 हमारे पास आ जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 2 6 4 6 जा 4.96, एक तरह से बोल सकते हैं 4.97 × 10⁻⁻19 हमारे पास में एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। अब फटाफट से इसको डिवाइड कर लीजिए, 4.97 हमारे पास में ये है इंटू 10⁻⁻19 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 10⁻⁹ जो है ना बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, ले जाएंगे ऊपर की ओर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए फटाफट से 100 × 10⁻⁹। ठीक है, अब 100 जो है उसकी पावर को यहाँ से क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 4.97। अब 1/4.97 को आप कर लेंगे सॉल्व, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग देखिए 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो ये हमारे पास लगभग 0.2 समथिंग इंटू 10⁻21 के आसपास आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 1/4.97 ये लगभग 1.5 हो गया आपका, 1 डिवाइड बाय 5, और 1 डिवाइड बाय 5 का आंसर कितना आपके पास में आता है वो थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा।
0.3 के आसपास भी आ सकता है या 2 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है, वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। हमारे पास में क्या था इस बार, हमारे पास में 100 वोल्ट का बल्ब था जिसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस की, जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन थी 400 नैनोमीटर। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने थे, तो पावर अपॉन एनर्जी हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया। एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी होगी तो उसके लिए हम पहले एनर्जी यहाँ से निकालेंगे। हमें वेवलेंथ गिवन है तो फॉर्मूला Hc अपॉन लैम्डा यहाँ पे यूज करेंगे, और एनर्जी को हमने कैलकुलेट करने के बाद में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए बच्चों, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहां पर रहेगा, कैलकुलेट द एनर्जी फॉर 1 mole of photon of radiation having which have frequency 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इस बार हमें एनर्जी जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है बच्चों 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए। कितना? 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है ये आपको ऑलरेडी पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। कितनी होती है? 6.022 into 10⁻23। ठीक है, ये हमारे पास में 1 मोल की वैल्यू होती है। तो हमें इस बार एनर्जी कैलकुलेट करनी है 1 मोल ऑफ फोटोन के रेडिएशंस के लिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। इस बार क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो डायरेक्टली हम एनर्जी निकाल लेते हैं एच न्यू से। तो E इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है? 6.62 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 5 इंटू 10⁻14। कम कर दीजिए, 14 में से जब हम 34 में से 14 को कम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10⁻20 बचेगा। ठीक है, 6.62 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 इंटू 2 10, कैरी 1, 5 6 30, 30 एंड 31 कैरी 3, 5 6 30 34, 34.10 हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है। 34.1 कर लीजिए इसको 10⁻20। तो ये एनर्जी तो हमारे डायरेक्टली कैलकुलेट हो गई इस फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, बट हमें एनर्जी कैलकुलेट किसके लिए? 1 मोल के लिए। दस एनर्जी फॉर 1 मोल कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों? तो E इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होता है फॉर्मूला एक तरह से NH न्यू हो गया। तो N क्या है? नंबर ऑफ मोल, 1 मोल के लिए निकालनी है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। H न्यू को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना हमारे पास आया? 34.1 इंटू 10⁻20। यहाँ से इसको कम कर दीजिए, हमारे पास क्या बचेगा? E इज इक्वल टू 6.022 इंटू 34.1 इंटू 10⁻3। फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास में एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी फॉर 1 मोल। ठीक है बच्चों, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय क्वांटम थ्योरी को। ठीक है, ये हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्या होता है? जब भी हम किसी मेटल की सरफेस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को स्ट्राइक करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
बाय क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी की हेल्प से इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये हमारे पास सपोज कीजिए कोई मेटल है जिसके सरफेस पे हम एक रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे हैं। वो जो रेडिएशन इसके ऊपर हम स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी मान लीजिए हमने h न्यू। ठीक है, जैसे हम यहाँ से इसके ऊपर एक h न्यू की रेडिएशन को स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम मेटल की सरफेस पे कोई एच न्यू कोई भी एक एनर्जी के रेडिएशंस को स्ट्राइक करवाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें आइंस्टीन जो है उन्होंने ये कहा कि जो भी अमाउंट एक सर्टेन अमाउंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन जो आप इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है ना, वो जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन करवाता है। ठीक है, अब समझिए आइंस्टीन ने आपसे ये कहा कि जो भी एक सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन आप इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं वो रेडिएशन जो है वो एक एनर्जी कंटेन करती है और उस एनर्जी को जो यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी जो है वो यूज किस में होती है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड, सम ऑफ बोल सकते हैं यहाँ पे आप, सम ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि जो भी एक फिक्स एनर्जी की रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो आपकी यूज होती है फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए होती है। समझ में आई नहीं आई? ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, आइंस्टीन ने आपसे कहा कि जब भी आप किसी मेटल के सरफेस पे एक रेडिएशन को स्ट्राइक करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है, रेडिएशन की एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, ठीक है, वो एनर्जी इक्वल होती है किसके, बाइंडिंग एनर्जी के, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस। समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एटम है, इस एटम में हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन एनर्जी की कोई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है उसको हम स्ट्राइक कर रहे हैं इसके ऊपर, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो इसकी आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रेडिएशन आप इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो यूज होता है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। होता है या नहीं होता, होता है ना, तभी तो हमें इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी बाइंड अप करती है किसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को आपस में बाइंड रखती है, ठीक है, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी बाइंड अप होता है किससे, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है, तो जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये दोनों आपस में बाइंड अप रहते हैं, इसे निकालने के लिए हमें उतनी तो एनर्जी चाहिए होगी ना। ठीक है, ये किसने कहा, आइंस्टीन ने कहा कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है ड्यूरिंग बाइंडिंग विथ न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो हमेशा बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल रहेगा आपका। ठीक है, अब हमने कहा कि कुछ एनर्जी का यूज तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में, तो रेस्ट ऑफ एनर्जी, तो रेस्ट ऑफ एनर्जी जो होती है आपकी, रेस्ट ऑफ एनर्जी जो होती है वो आपकी यूज होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, बस इतने से बात कही आइंस्टीन ने कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के हम रेडिएशन को स्ट्राइक करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन पे, तो उसमें से कुछ अमाउंट तो यूज होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ना बाहर काइनेटिक एनर्जी के साथ स्पीडली निकलता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी इलेक्ट्रॉन की उसमें यूज होता है। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट एनर्जी जो होती है आपके पास में, एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो होती है वो ऑलवेज इक्वल किसकी होगी बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी है एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हो रही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टीन ने आपसे यही कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रेडिएशन हम स्ट्राइक कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन पे वो इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए प्लस कुछ अमाउंट यूज होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का यूज दो जगह हो रहा है। एक तो हो रहा है एनर्जी को यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, प्लस दूसरा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, ये यूज यहाँ पे आपको बताया गया था। ठीक है, चलो अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा देख लेते हैं। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख लीजिए। इसने कहा कि सपोज कीजिए आपके पास में एनर्जी जो है वो कितनी है, एच न्यू एनर्जी इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, इक्वल टू जो एनर्जी आपकी बाइंडिंग हो उसे हम कितना मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, कौन सी एनर्जी है ये वो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है किसी मेटल की सरफेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी होती है, हाफ mv²। ये हमारे पास इक्वेशन आती है। एक बार के लिए हमने इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब हमें पता है वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, देख लीजिएगा आप जाकर के। ठीक है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में होगी वो कितनी होगी बच्चों, न्यू नॉट। कितनी होती है, न्यू नॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। ठीक है, अब हमें मान लीजिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हाफ mv² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ से निकालेंगे हाफ mv², तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन आपके पास में, h कॉमन आ जाएगा। h कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये हमारे पास में कैलकुलेशन आ गई है काइनेटिक एनर्जी के साथ में। मतलब हमने क्या कहा, प्रीवियस लेक्चर में हमने इतना कहा था कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आएगी, ठीक है, जो स्ट्राइक करेगी मेटल के सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्शन जो होगा वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से ही हो सकता है, जिसे हमने क्या कहा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था, न्यू नॉट। बट यहाँ हमने आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन पे वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में ही यूज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन करने के बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी यूज होती है वो एनर्जी। ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी का यूज दो जगह होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हमने यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया कि मान लीजिए इंसिडेंट जो हमने रेडिएशन यहाँ पे की है वो इतना किया है, तो एच यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट जो हमारे पास में आ रहा है ना बच्चों, क्या ये इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, WO। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम 2-3 रिलेशन निकाल लेंगे जो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। वो क्या क्या है, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू नॉट से कम होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो आप कितनी भी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे स्ट्राइक कर लीजिए, रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। समझ में आया आपको। पहली बात क्या कही कि न्यू अगर आपका न्यू नॉट से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन जो है वो आपका नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी देर तक इस पे स्ट्राइक कर लीजिए रेडिएशन को। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से रिलेशन पता लग पा रहा है अपन को। ठीक है, अगर आपका न्यू नॉट ग्रेटर है न्यू से, ठीक है ना, और जितना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा उतना ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्शन जो हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। न्यू नॉट जितना ज्यादा होगा आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी आपकी, उस रेडिएशन की उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी आपके पास में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या कहा कि न्यू की वैल्यू अगर न्यू नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी देर तक कितनी भी इंटेंसिटी से आप इस पे स्ट्राइक करवा लीजिए रेडिएशन का। दूसरा कहा कि न्यू नॉट की वैल्यू अगर न्यू से ज्यादा है तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा भी, और जितना ज्यादा न्यू नॉट आपका इंक्रीज होगा उतना ज्यादा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आपके पास में। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली थी। और जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे आप रेडिएशन की उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, आज के में हमें ये डिस्कस करना था। ठीक है, कि आइंस्टीन या क्वांटम थ्योरी ने किस तरह से एक्सप्लेन किया आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।